आज या तो आर या पार होकर ही रहेगा। इसी सोच के साथ शिखर गोविंद के घर के सामने खड़ा है और दरवाजे के आगे आवाज लगाते हुए उसे बाहर बुलाता है। बाहर आकर जब गोविंद शिखर को सामने देखता है तो फिर गुस्से से लाल हो जाता है। शिखर भी मन में यह ठान कर आया है कि गोविंद को मनाकर यहां से लौटूंगा। और शिखर आगे बढ़ गुहार लगाते हुए गोविंद से कहता है, मुझे एक मौका दीजिए अपने और अपनी कंपनी पर भरोसा दिलाने के लिए। गोविंद चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कोई मौका नहीं देना, चुपचाप चलते बने यहां से। शिखर गुहार लगाए जा रहा है मगर गोविंद उसकी एक बात सुनने को राजी नहीं है। इतने में शिखर की बात सुनकर गोविंद की पत्नी भी वहां आ पहुंचती है। पत्नी गोविंद को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या हो जाएगा अगर इनको एक मौका दे दिया तो? बेचारे कब से गुहार लगा रहे हैं, एक बार मौका देकर तो देखो। मगर पत्नी की ये बात सुन गोविंद शांत होने की बजाय और भड़क उठता है और कहता है, पराये मर्द के सामने घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत आन पड़ी? वापस जाओ अंदर, अपना चूल्हा संभालो। और ये बोल पत्नी को धक्का देता है अंदर की ओर। पत्नी अंदर जा जमीन पर गिरती है और देख शिखर फौरन गोविंद को अपने सामने से हटाकर अंदर जाता है और गोविंद की पत्नी को उठाते हुए कहता है, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं आई? शिखर को पीछे से गोविंद के दहाड़ने की आवाज आती है, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, वो भी मेरे घर में घुसकर? और आगे बढ़ शिखर का कॉलर पकड़ उसे घर के बाहर की ओर फेंकता है। शिखर दरवाजे के बाहर खड़ा है और तेज कदमों के साथ गोविंद मुट्ठी बांधे उसकी ओर बढ़ रहा है। इससे पहले गोविंद शिखर को छू पाता, शिखर गोविंद को एक लात मारते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। गोविंद दर्द से कराहना शुरू कर देता है। उसकी पत्नी भी वहां आ गोविंद को संभालते हुए शिखर को कोसने लगती है। शोर सुन वहां आसपास के गांव वाले भी आकर जमा होते हैं और आपस में ही पंचायती बिठा देते हैं। गोविंद सबके सामने शिखर पर आरोप लगाने लगता है और शिखर पलटकर सबके सामने अपना पक्ष रखता है। मगर वहां खड़े सभी गांव वाले गोविंद का ही पक्ष लेते हैं। शिखर को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। गोविंद से बात करने आया था मगर यहां तो उसे अब शायद हमेशा के लिए गांव से ही निकाल दिया जाएगा। तभी एक आवाज सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहती है, खबरदार जो किसी ने आगे और कुछ बोला तो। शिखर पलट कर देखता है तो सुलोचना ताई भीड़ को चीरते हुए आ रही है। वहां आ सुलोचना ताई शिखर के सामने खड़ी हो जाती है और एक एक कर सबका मुंह बंद करवाती है। गोविंद ताई से कहता है, आप इसे बचाने की कोशिश मत करो, मैं आपकी इज्जत करता हूं लेकिन इसने जो किया है उसके लिए इसे सजा मिलकर ही रहेगी। इतना सुन सुलोचना ताई गोविंद को काटते हुए कहती है, जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता वो मेरी इज्जत क्या करेगा? किसी बाहर वाले को तुम्हारी बीवी का दुख दिख रहा है मगर तुम्हें नहीं दिखा। गोविंद भी आगे आते हुए कहता है, ऐसा भी क्या जुल्म कर दिया मैंने? और ये कौन होता है मेरी बीवी की मदद करने वाला? सुलोचना ताई आसपास खड़े गांव वालों को कहना शुरू करती है, कुछ महीने पहले इसने ही अपनी बीवी को इतना मारा था कि उसका हाथ तोड़ दिया था, पर आज कोई इसकी बीवी की जरा सी मदद कर रहा है तो मिर्ची लग रही है इसे, और तुम सब इसका पक्ष ले रहे हो। जो भी इसका पक्ष ले रहा है जरा सामने आए। कोई सामने नहीं आता और सुलोचना ताई सबके आगे गोविंद को सुनाती है और किसी के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं। गांव वाले भी सुलोचना ताई की हां में हां मिलाना शुरू कर देते हैं। शिखर ये देखकर हैरान है कि कैसे सुलोचना ताई ने पल भर में ही मामला सुलझा दिया और सबको शांत कर दिया है। और सुलोचना ताई शिखर को वहां से ले जाने लगती है। शिखर को गोविंद पीछे से कहता है, यह मामला अभी यहां खत्म नहीं हुआ। आज तो बच गया मगर तेरी कंपनी यहां इस गांव में मैं खुलने नहीं दूंगा। कंपनी चलाना तो दूर, कंपनी खोलने को जमीन तक नहीं मिलने वाली तुम्हें। सुलोचना ताई शिखर का हाथ पकड़ वहां से ले जाती है। वहां से थोड़ा दूर जाकर शिखर सुलोचना ताई से पूछता है, आप सही समय पर आ गई। अगर आप आज नहीं आती तो न जाने क्या होता मेरे साथ आज। सुलोचना ताई पलटकर कहती है, मुझे पता था कुछ तो ऐसा होने वाला है।
इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ गई। ये बात सुन शिखर के मन में सुलोचना ताई के लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। शिखर नम आंखों से सुलोचना ताई की ओर देखते हुए पूछता है, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? सुलोचना ताई एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, तुम्हें देखती हूं तो कोई अपना सा याद आता है, और वैसे भी मेहमान हो तुम मेरे। मेहमान भगवान समान होता है, और भगवान के लिए जितना करो उतना कम है। शिखर भी एक मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा हुआ कि यहाँ कोई होटल या कुछ नहीं है, वरना मुझे शायद आपसे मिलने का मौका मिलता ही नहीं। और शिखर सुलोचना ताई को कसकर गले लगा लेता है। दोनों हंसते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही रवि मुस्कुराते हुए शिखर के सामने आ खड़ा होता है और कहता है, तुम मानोगे नहीं क्या हुआ, हमें कंपनी का ऑफिस खोलने के लिए जमीन देने के लिए कोई राजी हो गया है। शिखर भी खुश होते हुए कहता है, चलो फिर मैं भी एक बार उससे मिल आता हूं। बबीता आगे बढ़ते हुए कहती है, फिक्र मत करो, हमने सारी बातें तय कर ली है, अब बस जमीन के कागजात पर उसके हस्ताक्षर लेना बाकी है। मैंने कागजात जल्दी बनवाने को कह दिया है, जैसे ही कागजात बन जाते हैं साथ चल लेंगे। अभी तुम आराम करो। शीना और ताई भी शिखर को यही सलाह देते हैं और शिखर उनकी बात टाल नहीं पाता और रुक जाता है। अगले दिन कागजात हाथ में आते हैं और शिखर और टोली निकल पड़ते हैं और जमीन के मालिक के घर जैसे ही पहुंचते हैं, उनकी कंपनी खोलने का सपना टूट जाता है। क्योंकि जैसे ही शिखर उस इंसान को कागजात पे हस्ताक्षर करने को कहता है, वो इंसान पलट कर कहता है, माफ कीजिएगा मगर मैं अपनी जमीन आपको नहीं दे सकता। शिखर माथे पर शिकन लिए पूछता है, मगर क्यों? शिखर को तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, क्योंकि इस गांव की जमीन कोई भी किसी बाहर वाले को नहीं बेचना चाहता है। शिखर पलटकर देखता है तो सरपंच उसके पीछे खड़ा है। सरपंच आगे आते हुए कहता है, जो इस गांव में रहने वालों का हर मौके पर अपमान करते हो। गोविंद के साथ जो कल हुआ, वो बात जैसे ही इसे पता लगी, इसने भी तुम्हें जमीन नहीं बेचने का फैसला ले लिया। शिखर को पता है कि यहां बहस करने का कोई फायदा नहीं है और सरपंच को पलटकर कहता है, आप किसी को कितना भी भड़का दो, मैं कंपनी यहीं खोलूंगा, वो भी इसी गांव की जमीन पर। और यहां से अपनी टोली के साथ निकल जाता है। शिखर और टोली पूरे गांव में घूमते हुए जमीन ढूंढ रही है। जमीन दुगनी ताई मुस्कान के साथ कहती है, बताओ। शिखर धीमी सी आवाज में कहता है, इस गांव में हमें कोई जमीन देने को राजी नहीं है। बस अब एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। क्या हम आपके इस घर में अपना ऑफिस खोल सकते हैं? सुलोचना ताई हैरान हो कहती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर तुम यहाँ इस टूटे हुए घर में अपनी कंपनी कैसे? शिखर एक मुस्कान के साथ कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए,
हमें अपनी कंपनी की शाखा खोलने के लिए ढेर सारा पैसा मिलने वाला है। उन पैसों से हम इस घर की मरम्मत कर इसे एक आलीशान सा घर बना सकते हैं। आप बस मना मत कीजिएगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुलोचना ताई हामी भरती है और अगले ही पल शिखर और टोली खुश होते हुए ताई को कसकर गले लगा लेते हैं। सबके बीच खुशी का माहौल है और सुलोचना ताई हंसते हुए कहती है, ठीक है, फिर आज रात मैं कुछ मीठा बनाती हूं तुम सबके लिए। और वहां से चली जाती है। उनके जाते ही रवि शिखर की तारीफ करते हुए कहता है, वाह, मान गया तुम्हें, एक ही तीर से दो निशाने। ताई को भी मना लिया घर की मरम्मत करवाने को और साथ ही साथ हमें अपने ऑफिस के लिए भी जगह मिल गई। शीना और बबीता भी शिखर की तारीफ करते हैं, मगर शिखर विषय बदलते हुए कहता है, ये तो बस इतनी हार के बाद मिली हमें पहली जीत है। अभी तो हमें चिट फंड के लिए लोगों को इकट्ठा करना बाकी है। बस कुछ ही दिनों बाद घर बनकर तैयार हो जाता है और घर ऐसा बना है कि सारे गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा ये घर। सुलोचना ताई भी देखकर हैरान है और कहती है, ये तो किसी महल से कम नहीं है। क्या ये सच में मेरा ही घर है? शिखर हंसते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, ये आपका ही घर है। सुलोचना ताई शिखर का कान पकड़ खींचते हुए कहती है, मुझे पता है इसमें तुम्हारा जरूर कोई ना कोई हाथ है, वरना कोई कंपनी भला इतने पैसे क्यों देगी किसी के घर की मरम्मत कराकर ऑफिस खोलने के लिए। बचपन में महलों में रहने का सपना देखती थी, आज तुमने वो सपना भी सच कर दिया। तुमने मेरे लिए जो भी किया है शायद उसका एहसान कभी ना उतार पाऊं। और शिखर का कान छोड़ती है। शिखर ताई से कहता है, इससे कई बड़ा एहसान आपका है हम पर, जो हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी आपने। और दोनों किसी माँ बेटे की तरह एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शिखर के इस काम से सिर्फ सुलोचना ताई ही नहीं, बल्कि बाकी गांव वाले भी प्रभावित होते हैं। और अब तो सुलोचना ताई भी जब भी किसी गांव वाले से मिलती है, उनके सामने शिखर और उसकी कंपनी की तारीफ करने लगती है। एक दिन सुलोचना ताई ने भी जिज्ञासा की चिट फंड कंपनी के बारे में जानने को, और शिखर बड़े प्यार से उन्हें चिट फंड के बारे में बताता है। कैसे कुछ लोग मिलकर एक राशि जमा कराते हैं, फिर हर महीने उस पर बोली लगाई जाती है। जो भी सबसे कम की बोली लगाता है वो राशि उसे दे दी जाती है और उसके पैसे लौटाने के बाद मुनाफा आपस में बांट लिया जाता है। सुलोचना ताई सारी बात समझ जाती है और अब हर रोज जैसे ही उन्हें खाली समय मिलता है, वो लोगों के घर जाने लगी और चिट फंड के फायदे बताने लगी। कैसे अब जरूरत पड़ने पर उन्हें रजत से दुगने ब्याज पर पैसे नहीं लेने होंगे। आसपास की सब महिलाएं इस बात से प्रभावित हैं और देखते ही देखते कुछ महिलाएं आने लगी शिखर के चिट फंड खोलने में उसका साथ देने। देखते ही देखते लोगों के आने की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और अब हर रोज नए ग्राहक आते जाते हैं। शिखर और टोली सब खुश हो गए कि अब उनका सपना पूरा होने से ज्यादा दूर नहीं है। रवि गिनते हुए बताता है, पूरे 30,000 रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, अब बस 20 और। मगर उनकी यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उस रात उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और दरवाजे के बाहर देख शिखर भी अचरज में पड़ गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। आखिर किसने दी है शिखर के दरवाजे पर दस्तक? कौन सी नई मुसीबत कर रही है शिखर का इंतजार? क्या शिखर 50,000 इकट्ठा करने में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।